लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर। टॉपिक है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर का इम्पोर्टेंस देख लिया था। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया हैज़ रिमेन प्रोग्रेसिव ड्यूरिंग अ प्लानिंग पीरियड। जब हमारा प्लानिंग पीरियड था उस टाइम पे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में हमने बहुत सारे प्रोग्रेस की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर टू नो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स। हमारे लिए इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तब जाके हम इंडस्ट्रियल्स के वेरियस एस्पेक्ट को समझ पाएंगे। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑनरशिप एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जैसा होता है वेरीज होता है, मतलब डिफरेंट होता है। कौन से डिफरेंट बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कौन से बेसिस पे, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है इंडस्ट्रीज़ में, ऑनरशिप किसकी होगी, किस टाइप की हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। हम डिफरेंट बेस के ऊपर इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। इन्वेस्टमेंट हम कितना करते हैं उसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। इन्वेस्टमेंट साइज़ के ऊपर हम 5 टाइप्स में इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़, टाइनी इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। 5 इंडस्ट्रीज़ में हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस पे। तो क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज मेनली रन बाय अ फैमिली मेम्बर्स एंड विथ सिंपल इक्विपमेंट्स एंड विथ नेग्लिजिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉन एज कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है, एग्जाम्पल दिया है खादी, पापड़, खाखरा, इंसेंस स्टिक इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो जनरली फैमिली मेम्बर्स मिलके चलाते हैं, जहाँ पे बहुत ही सिंपल टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, मशीनरीज़ है, इन्वेस्टमेंट का बहुत ही कम यूज़ होता है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बोलेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़। जैसे खादी की इंडस्ट्रीज़ ले ले, पापड़ खाखरा बनाने की इंडस्ट्रीज़, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती की इंडस्ट्रीज़, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आता है। उसके बाद एक इंडस्ट्रीज़ आती है टाइनी इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज रन ऑन अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स अलॉन्ग विथ द इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 25 lakhs आर नॉन एज अ टाइनी इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज ऑफ आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम अ मेटल, लेदर, क्ले एक्सेट्रा। टाइनी इंडस्ट्रीज हम किसे बोलते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन सी टेक्निक पे रन की जाती है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। मतलब लेबर से ज़्यादातर काम होता है, मशीनरीज बहुत ही कम यूज़ होती है और जहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 25 lakhs तक होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बोलेंगे टाइनी इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल क्या दिया है, कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बना रहे हैं हम मेटल, लेदर, क्ले में से, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ टाइनी इंडस्ट्रीज़ मतलब छोटी इंडस्ट्रीज़ में आती है। उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 25 lakhs एंड लेस देन 5 crores एंड यूटिलाइजेस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज टू बिग इंडस्ट्रीज आर नॉन एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल है यूनिट प्रोड्यूसिंग टूल्स एंड सिंपल कंज्यूमर गुड्स, ऑटो रिपेयर यूनिट्स एक्सेट्रा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम किसे कहते हैं कि जिस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, मोर देन 25 lakhs एंड लेस देन 5 crores। मतलब 25 lakhs से लेके अगर 5 crores के बीच में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जनरली लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक होगी, मतलब मशीन्स को हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर लेबर से ही काम होगा। थर्ड पॉइंट है जो बिग इंडस्ट्रीज़ के लिए एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, मतलब उसके लिए सपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े मशीन्स के लिए छोटे छोटे पार्ट्स बना दी है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जनरली टूल्स है, टूल्स बनाने की यूनिट्स, या जो सिंपल कंज्यूमर गुड्स है वो बनाने के यूनिट्स, या ऑटो रिपेयर यूनिट्स, वो भी चीज़ रिपेयर करने के यूनिट्स, तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में
आता है। उसके बाद नेक्स्ट है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ मोर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़ यूटिलाइज लेबर इंसेंटिव्स और कैपिटल इंसेंटिव प्रोडक्शन टेक्निक्स आर नॉन एज अ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज ऑफ मशीनरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हम किसे कहते हैं कि जिस इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, 5 करोड़ से ज़्यादा होगी और 10 करोड़ से कम होगी, मतलब 5 से 10 करोड़ के बीच में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स भी होगी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स भी हम यूज़ करेंगे, मतलब मशीनरीज भी होगी और लेबर से भी हम काम लेंगे। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। कोई भी मशीनरीज बनाने की इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्रीज़, ये सब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है। और उसके बाद लास्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ विच हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 10 करोड़ एंड यूटिलाइज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स नॉन एज ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स ऑफ रेलवे, बिग व्हीकल्स, आयरन एक्सेट्रा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या बोल रहा है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, मतलब मशीन से ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि रेलवे के जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, रेलवे के पार्ट बनाने की इंडस्ट्रीज़ या बड़े बड़े व्हीकल बनाने की इंडस्ट्रीज़ या आयरन बनाने की इंडस्ट्रीज़ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है। तो हमने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स देखे, बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइज़, 5 टाइप्स है इंडस्ट्रीज़ के। अब सेकेंड हम इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। जो इंडस्ट्रीज है उसकी ऑनरशिप किसकी है उसके ऊपर हम उसके टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इंडस्ट्रीज विच हैव ऑनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखना ऑनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल आर नॉन एज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिसकी ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट के पास हो, तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। एग्जाम्पल दिया है रेलवे, टेलीफोन, पोस्ट एक्सेट्रा। इंडिया में रेलवेज, टेलीफोन, पोस्ट ये सारी कैसी इंडस्ट्रीज यूनिट है, पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स है। ये आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर क्लासीफाइड इन 3 कैटेगरीज। और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन से 3 पार्ट है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सारे कैसे हो गए, पब्लिक सेक्टर्स के अंडर आएंगे। तो फर्स्ट क्या है, डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। तो व्हेन गवर्नमेंट रन्स इंडस्ट्रियल यूनिट अंडर इट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एज इट्स डिपार्टमेंट and includes its income and expenditure provision in budget is known as a departmental industries. Example railway and post. इंडिया की बात है ये कि जब गवर्नमेंट कोई भी एक इंडस्ट्रियल यूनिट को अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखती है एज ए डिपार्टमेंट, मतलब वो अपना एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट बना देती है उस इंडस्ट्रीज़ को, और वो जो इंडस्ट्रीज़ है उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का हम बजट में क्या बनाते हैं, उसका प्रोविज़न रखते हैं। जब भी हम फाइनल बजट बनाते हैं पूरे साल का, तो उसमें हम वो डिपार्टमेंट के लिए इनकम एक्सपेंडिचर का प्रोविज़न रखते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज़। इंडिया में ऐसी 2 इंडस्ट्रीज़ है जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज़ में आती है, रेलवे और पोस्ट। ये दोनों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कहे जाते हैं और इन दोनों का जब भी फाइनल बजट आता है एवरी ईयर, तो उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का प्रोविज़न भी किया जाता है। रेलवे बजट, पोस्ट का जो भी बजट होता है वो बजट में इंक्लूड किया जाता है। तो ये डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद दूसरा है पब्लिक कॉरपोरेशन। तो यूनिट्स विच आर ऑन बाय central or state government but administration is under independent control of corporation
wherein administrations and decisions process is under a strong influence of government is known as a public corporation. Example, life insurance corporation, that means LIC, state transport corporation, Air India, fertilizer producing and selling units GFFC या GNFC are known as a public corporation. क्या बोल रहे हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे यूनिट्स जिसकी ऑनरशिप किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब उसका जो डे टू डे जो मैनेजमेंट है, वो ये जो कॉरपोरेशन है वो इंडिपेंडेंटली करती है। मतलब उसको बिजनेस को रन कौन करेगा, वो जो इंडस्ट्रीज़ है उसके जो भी CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो रन करेंगे। लेकिन जब भी उसमें कोई भी डिसीजंस लेना होगा, जो डिसीजंस प्रोसेस होगी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा, मतलब गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफियरेंस करेगी। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, पब्लिक कॉरपोरेशंस बोलते हैं। जैसे LIC है तो एक पब्लिक कॉरपोरेशन है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एयर इंडिया, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूसिंग जो सेलिंग इंडस्ट्रीज़ है गुजरात में है, GSFC और GNFC। तो ये सारे क्या है, पब्लिक कॉरपोरेशन है। और थर्ड है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो नॉर्मली हमारी कंपनीज होती है वो। Units which are managed by government like a private companies within a framework of prevailing companies law, for which government raises capital by issuing and selling shares to the people or institutions, are known as a joint stock company. These units are not working under direct controls of government. These types of units are different from a departmental industries and public corporation. एग्जाम्पल दिया है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जो हमारी कंपनी नॉर्मली हम बोलते हैं वही कंपनी, जिसको मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, मतलब जिसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। लाइक प्राइवेट कंपनीज होती है, उसी तरीके से जो कंपनीज लॉ होते हैं, जो कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, वो भी इस कंपनी को क्या करता है, इस कंपनी को लागू पड़ता है। साथ साथ में जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल कैसे रेज करेगी, नॉर्मली जो कंपनी करती है इस तरीके से उसके शेयर्स इश्यू करके वो कैपिटल रेज करती है, तो क्या बोलते हैं उसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 51% से ज़्यादा शेयर्स किसके पास हो गए, गवर्नमेंट के पास हो गए, तो हम जनरली बोलते हैं कि कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनीज है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी हम उसको कहते हैं। ये यूनिट्स आर नॉट वर्किंग अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली कंट्रोल में काम नहीं करती, इंडिपेंडेंट यूनिट्स तरीके से ही काम करती है। इसका जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इस तरीके से करता है, लेकिन उसकी ज़्यादातर ऑनरशिप किसके पास होती है, मतलब ज़्यादातर नंबर ऑफ सेल्स किसके पास हो गए, शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। ये जो डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज और पब्लिक कॉरपोरेशन देखा उससे अलग होती है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जिसको कंपनीज एक्ट लगता है। इंडिया में ऐसी डिफरेंट टाइप से जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, जैसे बेल, ONGC, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ऑनरशिप के बेस पे देख रहे हैं तो हमने पब्लिक सेक्टर देख लिया, अब प्राइवेट सेक्टर देख रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच आर ऑन एंड मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर्स आर नॉन एज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। हियर इट इज़ अ नोटेबल दैट management of such units are under a personal ownership or partnership. Example, car, TV, shoes making industries. प्राइवेट सेक्टर्स यूनिट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जिसकी ऑनरशिप और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होती है, मतलब पर्सनली लोग करते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट जो पर्सनल ऑनरशिप में या पार्टनरशिप में होता है, मतलब पार्टनरशिप ले लें हम,
सोल प्रोप्राइटरशिप ले ले, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। जैसे कार, टीवी, शूज़ बनाने के जो यूनिट्स है वो जनरली प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में डिफरेंस होता है। यूनिट्स इन विच गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप ऑनरशिप राइट्स ऑफ इंडस्ट्रीज टू पीपल एंड इंस्टीट्यूशन 51% और मोर आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। दस through industries is a joint sector industry, still it remains in the control of government। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जॉइंट स्टॉक कंपनीज और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप ऑनरशिप राइट्स ऑफ इंडस्ट्रीज टू पीपल एंड इंस्टीट्यूट 51% और मोर आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसके 51% से ज़्यादा की ऑनरशिप कोई भी मतलब जनरल पीपल के पास होती है या कोई इंस्टीट्यूशन के पास होती है, और 49% किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। Though industries is joint sector industries, still it remains in the control of government। वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है फिर भी वो गवर्नमेंट की कंट्रोल के अंदर आती है। एग्जांपल GSPC। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। मतलब गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक या कोई इंस्टीट्यूशंस मिलके वो इंडस्ट्रीज़ को रन करते हैं, दोनों की कंबाइंड ओनरशिप होती है। और लास्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज रन ऑन अ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्मॉल या मार्जिनल ओनर्स, टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स और टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स and to provide benefits to all are known as industries of cooperative sectors। Shops of daily used essential commodities, dairies, several banks have administration on a cooperative basis। Example IFCO, CRIPCO etc। मतलब जो इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ के ऊपर रन होती है, मतलब कोऑपरेटिव जो एक्ट है उसके अंडर वो बिजनेसेस रन करते हैं। जो जनरली ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्यों बनाई जाती है, तो जो स्मॉल मार्जिनल ऑनर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशंस नहीं हो, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशंस नहीं हो, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशंस नहीं हो, और जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ है उनको बेनिफिट्स हो, इसलिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती है। जनरली जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें की जो स्टोर्स होती है उसकी कमोडिटी की शॉप्स कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में आती है। डेयरीज जनरली कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में है। सेवरल बैंक्स जैसे इफको, क्रिप्को, ये सारी बैंक्स भी कोऑपरेटिव बेसिस पे चलती हैं। तो ऑनरशिप के बेस पे हमने 4 टाइप्स देख लिया, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। और थर्ड बेस है टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। हम किस तरीके की प्रोडक्ट बनाते उसके ऊपर भी इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स है। तो फर्स्ट है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ और सेकंड इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ यानी क्या, तो गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल आर नॉन एज अ कंज्यूमर गुड्स। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो डायरेक्टली वो जो उसका जो भी फिनिश गुड्स होगा वो डायरेक्टली कंज्यूमर की जो नीड्स है उनकी जो रिक्वायरमेंट उसको सेटिस्फाई कर देगी। तो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ कमोडिटीज़ आर नॉन एज अ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। तो ऐसे जो कंज्यूमर गुड्स बनाती इंडस्ट्रीज़ को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। मतलब वो इंडस्ट्रीज़ की फिनिश गुड्स होगी वो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले ले तो घी, ऑयल, शॉप, शैम्पू, पाउडर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा सब कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ आती है। सेकेंड इंडस्ट्रीज है इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज। वो क्या होता है, यूनिट्स विच हैव अ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्शन। इट मीन्स द टाइप ऑफ गुड्स विच आर सेमी प्रोसेस इन नेचर
and still one stage of production is remaining are known as the intermediate goods industries. Example yarn, steel sheet, machines etc. मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका फिनिश गुड्स दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा. मतलब वो इंडस्ट्रीज़ का फिनिश गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ नहीं कर सकते, उसके फिनिश गुड्स के ऊपर अभी थोड़ी और प्रोसेस होगी तब जाके वो कंज्यूमर गुड्स बनेंगे. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज़. जैसे यार्न है, स्टील की शीट है, तो वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. वो जो स्टील इंडस्ट्रीज़ होगी उसके लिए क्या हो जाएगा, वो रॉ मटेरियल हो जाएगा, उसके ऊपर प्रोसेस होगी, उसके बाद स्टील के वेसल्स बनते हैं. देन मशीन्स है जो हम डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए यूज़ नहीं होता. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्रीज़. तो यहाँ पे हमारे जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ है वो ख़त्म होते हैं. थ्री बेसिस पे हमने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स डिसाइड किया है. इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम सेज भी कहते हैं. वो क्या होता है वो देख लेते हैं. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नॉन एज अ सेज वेर इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2000. ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है जो इंडिया में 1 अप्रैल 2000 से इंट्रोड्यूस हुआ था. ये क्या है, इट्स मेन पर्पस इज़ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू डेवलप कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट फॉर एक्सपोर्ट. मतलब एक ऐसा छोटा सा इंडस्ट्रियल पार्क बोल सकते हैं, एक ऐसी जगह होती है जिसको हम इस प्लेस को हम सेज इंट्रोड्यूस करते हैं. मतलब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये एरिया ये क्यों बनाया जाता है, तो जनरली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, एक फ्री एनवायरनमेंट करने के लिए कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इसके लिए हम ऐसे एरियाज़ बनाते हैं जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं. टू मेक इंडियन प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स एज इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ द वर्ल्ड. ये क्यों बनाया जाता है कि इंडियन प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को वर्ल्ड के इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं. टैक्स इंसेंटिव्स ग्रांटेड बाय लॉ फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स. फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उसमें टैक्स इंसेंटिव्स दिया जाता है. मतलब टैक्स में थोड़ी सी छूट दी जाती है. These special economic zones are developed from the model of a special economic zones of China, which are very helpful to develop export-oriented producing sector with foreign direct investment. हमने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कैसे डेवलप किया है, जो चाइना का मॉडल था उससे हमने वहाँ से हमने ये लिया है, जो चाइना को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए उसको हेल्पफुल हुआ था. तो वहाँ से हमने ये मॉडल को एक्सेप्ट किया है और इंडिया में हमने ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टार्ट किए हैं. टैक्स फ्री जोन्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन जनरली टैक्स फ्री जोन बनाए जाते हैं. इन अदर वर्ड्स हम बोले तो इट कैन बी सेड दैट within the nation says are that type of geographical area where economic laws remain different. दूसरे वर्ड्स में बोले तो मतलब क्या है कि हमारे नेशन में एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया कि जहाँ पे जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स लॉ होते हैं वो एरिया के लिए क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपींस, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया हैव यूटिलाइज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो ये सारी कंट्रीज़ ने भी ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं. इंडिया हैज सेटअप 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. इंडिया ने ऐसे 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए हैं, जो महाराष्ट्र में सांता क्रूज में है, केरला के कोचीन में है, गुजरात में कंडला और सूरत में है, तमिलनाडु में चेन्नई में है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, वेस्ट बंगाल में फाल्टा में है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में. ऐसे 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडिया में बनाए हुए हैं. इन एडिशन टू न्यू 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर प्रपोज्ड. मतलब और नए 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए हमने प्रपोज्ड गवर्नमेंट को रख दिया है. एनी प्राइवेट पर्सन
government, joint sector, state government or their representative bodies may start special economic zones. Even foreign institute can also start special economic zones. All these types of special economic zones may be controlled by government. मतलब कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टार्ट कर सकता है, कोई भी प्राइवेट पर्सन है, गवर्नमेंट, जॉइंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और उसकी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जोन को स्टार्ट कर सकता है. इवन कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टार्ट कर सकते हैं. ऑल दिस टाइप ऑफ, और ये जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है उसको कंट्रोल कौन करेगा? जो भी नेशंस होगा, जो भी कंट्री होगी उसकी गवर्नमेंट के अंडर एक कंट्रोल होगा. तो इन शॉर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब हमारे नेशंस में एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया कि जिसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होगी उसके लिए जो लॉज बनेंगे वो जो अदर इंडस्ट्रीज़ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इंडस्ट्रीज़ जोन के बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ है उससे ये सेल्स के अंडर की जो भी इंडस्ट्रीज़ होगी उसके लिए लॉ क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. इसके लिए स्पेशल अलग से लॉज बनेंगे. इसमें टैक्स में थोड़ी सी टैक्स फ्री होगा, मतलब थोड़ा सा टैक्स कम होगा. क्यों ज़्यादातर बनाए जाते हैं? तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं. तो लेक्चर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे.